हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट वाला। और इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको स्टूडेंट विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता के बारे में बता दिया था। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट वहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ करे तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताया करूँ। ओके, तो स्टूडेंट आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे ऊपर आप हेडिंग लगा लो, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव इंग्लिश में कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। और आप कहोगे कि प्रतिरोधकता क्या होती है, तो स्टूडेंट विशिष्ट प्रतिरोध का ही दूसरा नाम है प्रतिरोधकता। तो डरने वाली बात नहीं है, इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रतिरोधकता पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं मेटल्स के लिए, एलॉयज के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए बताने वाला हूं कि चालक होते हैं उन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अर्धचालक है उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो मिश्र धातु होती हैं उन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट धातुओं के लिए। धातुओं के लिए अगर हम मेटल्स की बात करें तो स्टूडेंट मेटल्स के लिए देखो, आप सभी को मैं करा भी चुका हूँ R बराबर, अगर आप सभी ने पढ़ रखे हैं लेक्चर सारे, तो ml/ne²A टाउ सभी ने पढ़ रखा होगा। R बराबर होता है ml/ne²A टाउ। जहाँ पर स्टूडेंट मैंने आपको ओम का नियम पढ़ाया था, वहाँ पर इस कांस्टेंट की जगह पर मैंने R माना था। आप सभी को इतना तो पता होगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं, देखो यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो M एवं E क्या है, कांस्टेंट होंगे। अब आप पूछोगे क्यों कांस्टेंट होंगे, तो स्टूडेंट देखो अगर कोई मेटल है तो उसका जो द्रव्यमान है वो तो नियत रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन पर आप इस आप सभी जानते हो कांस्टेंट वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। अगर हम आगे लिखें किसी चालक के लिए, कोई चालक है उसके लिए, किसी चालक के लिए N, A एवं L भी कांस्टेंट होंगे या नियत होंगे। कांस्टेंट ब्रैकेट में लिख लो, नियत होंगे। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट कंडक्टर है, कोई चालक है, तो उस चालक के लिए, उस चालक की जो लंबाई है, कोई चालक तार ले लिया हमने, तो उसकी लंबाई और प्रति एकक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसके अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल, ये तीनों वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएंगी। कब कांस्टेंट होंगी, अगर हमने कोई चालक या कोई कंडक्टर ले रखा है तो। ठीक है, अब स्टूडेंट देखना जरा क्या रह गया, R बराबर ml/ne सब कांस्टेंट हैं, तो यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं, इसलिए R प्रोपोर्शनल 1/τ। मतलब किसी चालक का जो प्रतिरोध है स्टूडेंट, यहाँ लिखोगे अतः किसी चालक का प्रतिरोध श्रांतिकाल रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं इंग्लिश में, रिलैक्सेशन टाइम, श्रांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर स्टूडेंट, अगर कोई चालक है तो उस चालक का जो प्रतिरोध है स्टूडेंट वो श्रांतिकाल रिलैक्सेशन टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो हमने ऊपर किया उससे हमने निष्कर्ष निकाल लिया। अब स्टूडेंट देखो फर्स्ट ईयर में आप सभी ने अगर एक सूत्र पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, बट टाउ इज इक्वल टू होता है λ/VRMS। ये क्या है, टाउ बराबर λ/VRMS। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टाउ के मान को उठा के स्टूडेंट हम यहाँ रख सकते हैं, इसलिए आगे आप क्या लिखोगे, इसलिए R बराबर, तो कांस्टेंट है मतलब यहाँ पर R प्रोपोर्शनल 1/τ माना है। अगर हम इस टाउ की जगह इस वैल्यू को उठा के रखें तो R बराबर क्या सूत्र बनेगा, टाउ नीचे है तो ये वैल्यू उलट जाएगी, तो VRMS आपको ऊपर आ जाएगा। तो R बराबर क्या लिख सकते हो, VRMS/λ। क्या लिख सकते हो, R बराबर VRMS/λ। क्यों आया,
क्योंकि यहाँ पर हमने इस टाउ की वैल्यू को हटाकर इस वैल्यू को यहाँ पर लगा दिया। टाउ बराबर क्या है, लैम्डा अपॉन वी आर एम एस। तो यहाँ पर हम लैम्डा अपॉन वी आर एम एस लगाएंगे तो वी आर एम एस आपका ऊपर पहुँच जाएगा। तो आर बराबर क्या सूत्र बना, बी आर एम एस अपॉन लैम्डा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर वी आर एम एस और लैम्डा क्या है, तो यहाँ लिखोगे जहाँ वी आर एम एस इज इक्वल टू मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वर्ग माध्य मूल वेग। क्या है, VRMS क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका वर्ग माध्य मूल वेग है। R का मतलब होता है यहाँ पर R बराबर होता है रूट, M का मतलब जान लो मीन, और S का मतलब होता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर वैल्यू। तो RMS रूट मीन स्क्वायर। और आप पूछोगे लैम्डा क्या है, तो लैम्डा बराबर है स्टूडेंट माध्य मुक्त पथ। और अगर आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा और पढ़ रखा है तो वहां पर होता है स्टूडेंट VRMS प्रोपोर्शनल अंडर टी। जो वर्ग माध्य मूल वेग है वो परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पर उठा के रखूँ VRMS की जगह, तो VRMS की जगह अंडर टी आ जाएगा। VRMS की जगह क्या आ जाएगा, अंडर टी। तो यहाँ पर R और T में क्या रिलेशन निकल के आया, R और T में क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, यही तो रिलेशन निकल के आ रहा है। क्योंकि VRMS की जगह अंडर टी लगा दी हमने तो R प्रोपोर्शनल अंडर टी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अतः अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, देखो सामने सामने लिखे हुए हैं, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा, और जब वैद्युत प्रतिरोध बढ़ रहा है तो उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी। तो आप नीचे की लाइन लिख लेना है यहाँ पर। अतः स्पष्ट है कि धातुओं के लिए ताप बढ़ाने पर वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसलिए इसलिए प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी। तो एक लाइन आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल कर आया, यहाँ पर यह निष्कर्ष निकला कि अगर कोई चालक है या फिर धातु है, अगर कोई मेटल है, मेटल के लिए अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी जो प्रतिरोधकता है वो भी बढ़ जाएगी। हमने पूरा का पूरा निष्कर्ष स्टूडेंट यहाँ पर निकाल लिया है। R बराबर हमने इस वैल्यू को लगाया, पूरा का पूरा हमने कैलकुलेशन करके निकाल लिया है कि R प्रोपोर्शनल अंडर टी है, कि अगर हम किसी धातु के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वैद्युत प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब वैद्युत प्रतिरोध बढ़ रहा है तो उसकी जो प्रतिरोधकता है वो भी बढ़ जाएगी। तो ताप बढ़ाने पर धातुओं के लिए जो प्रतिरोधकता का मान है वो बढ़ जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है सभी को, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो चलो अब बात करते हैं मिश्र धातुओं के लिए, फॉर एलॉयज। अब आप पूछोगे मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो देखो दो धातुओं का जो मिश्रण है उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। अब अगर आपने पीतल का नाम सुन रखा है तो पीतल क्या है, कॉपर और Zn का मिक्सचर है। कॉपर है और Zn को मिलाकर बनाया गया है क्या, पीतल। तो यहाँ पर आप लिखोगे सेकंड पॉइंट में मिश्र धातुओं के लिए, इंग्लिश में लिख लेना फॉर एलॉय। तो यहाँ पर लिखोगे मिश्र धातुओं के लिए भी ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाएगा, लेकिन इसके मान में वृद्धि धातुओं की अपेक्षा कम होगी। धातुओं की अपेक्षा तो स्टूडेंट देखो है क्या, अगर हम एलॉयज की बात करें, मिश्र धातुओं की बात करें, तो इनका भी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी भी प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा, बट प्रतिरोधकता के मान में जो वृद्धि होगी वो धातुओं की अपेक्षा कम होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता भी बढ़ रही है, बट अगर मेटल्स और एलॉयज की बात करें कि किसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, तो मेटल्स की ज़्यादा होगी। तो धातुओं की अपेक्षा इनमें जो वृद्धि होती है वो कम होती है। क्लियर है, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा।
थर्ड पॉइंट बात करते हैं स्टूडेंट अर्धचालकों के लिए। अर्धचालकों के लिए तो यहाँ पर मैं लंबी चौड़ी रामायण न लिखा, अगर आपको एक लाइन लिखा दे रहा हूँ। अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। अब इसका मतलब क्या है? तो कोई सूत्र होता है RT बराबर R01। अगर हम मेटल्स की बात करें तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, और अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर माइनस आएगा, 1 माइनस अल्फा टी। तो अल्फा यहाँ पर क्या है? अल्फा स्टूडेंट प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो? माइनस अल्फा, मतलब जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनका जो अल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक है वो कैसा है? नेगेटिव है। तो अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर बढ़ाते गए, पहले वैल्यू कम है, अगर मान लो 10 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना, 10 है तो 1 में से आप 10 को घटाओगे, और अगर हमने वैल्यू को बढ़ा दिया तो ये मान बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या कि RT का मान कम आएगा। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। RT बराबर आपका R0, 1 माइनस अल्फा की जगह मैंने सपोज करो कुछ वैल्यू लगा दी, ठीक है, अल्फा की जगह मैंने कुछ भी नेगेटिव लगा दी, ठीक है, 4 लगा दिया फॉर एग्जांपल है, गुणा, और यहाँ पर टी की जगह हमने लगा दिया 0.01 फॉर एग्जांपल मान रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू R0 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 0.04। अब 1 में से 0.04 को हटाओगे तो क्या बचेगा? 0.96, तो R0 गुणा 0.96, यही तो बचा। अब मैंने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया, 0.01 था, अब मैंने ज़्यादा कर दिया, 0.1 कर दिया। तो 0.1 करने पर ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 0.4, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? अब 1 में से आप इसको घटाओगे, किस में से? 1 में से घटाओगे। तो देखो कैसे घटाओगे, में से घटाना, तो 1.00 कुछ इस प्रकार से लिखोगे, 0.4 इस तरीके से। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 10 में से 4 गया तो कितना बचा? 6, मतलब कितना आया? 0.6 आया। कितना आया? 0.6। अब एक चीज़ बताओ, अभी मैंने जो कैलकुलेशन की थी वो मान ज़्यादा था या ये मान ज़्यादा है? ये मान कम है, क्योंकि 0.96 और 0.6 इन दोनों में से अगर आपसे पूछा जाए कौन बड़ा है तो ये बड़ा है। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो RT का मान कम होगा, जो प्रतिरोध है वो घटेगा। तो यहाँ पर यही लिखना है आपको। अतः स्पष्ट है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घटेगी। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो गत्यात्मक प्रतिरोध। कभी कभी पूछ लेता है, इस वजह से मैं यहाँ पर आपको लिखा रहा हूँ इसे, डायनामिक रेजिस्टेंस। और वीडियो अच्छी लगा कर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो। इस वीडियो का टारगेट है 1000, अगर आप लाइक करते हो तब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है स्टूडेंट, उस टाइप से आप हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करते हो। गत्यात्मक प्रतिरोध, डायनामिक रेजिस्टेंस। यहाँ लिखोगे अनओमीय परिपथ में VI ग्राफ पर दो बिंदुओं के बीच विभव में परिवर्तन डेल्टा V, इसको मैंने क्या मान लिया? डेल्टा V, तथा वैद्युत धारा में परिवर्तन, इसको मैंने मान लिया डेल्टा I के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है।
और आगे लिखोगे इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो सीधे सीधे यहाँ पर सूत्र लिख सकते हो, गत्यात्मक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर विभव में परिवर्तन बटे धारा में परिवर्तन है, वैद्युत धारा में परिवर्तन। अब विभव में परिवर्तन हमने क्या माना है? डेल्टा वी, और धारा में परिवर्तन क्या माना है? डेल्टा आई। अब इसको मैं डायग्रामेटिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम कोई वी आई ग्राफ खींचते हैं किसी अनुमेय परिपथ के लिए, इधर हमने ले लिया वी और इधर हमने ले लिया आई, ठीक है, तो इनका वी आई ग्राफ कभी भी सीधा नहीं होता है, कुछ इस प्रकार से हमने मान लिया, ठीक है। अगर मैं किन्हीं दो बिंदु की बात करूं, मैंने यहां पर बिंदु मान लिया इसको, और एक बिंदु मैंने आगे जाके मान लिया कहीं, ठीक है, कहीं पर ही मान सकते हो, फॉर एग्जांपल यहां पर मान लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर धारा हमारी 10 एम्पियर है, यहां पर 15 वोल्टेज है, आगे जाके अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 25 वोल्ट हो गया, और धारा हमारी सपोज करो यहाँ पर 30 एम्पियर है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज और धारा एक साथ परिवर्तित नहीं होते हैं, उनमें चेंजेज आता है। तो विभव में कितना परिवर्तन हुआ? 25 माइनस 15, 25 माइनस 15, और धारा में कितना हुआ? 30 माइनस 10, 30 माइनस 10, तो 25 में से 15 गया, कितना बचा? 10, और 30 में से 10 गया तो कितना बचा? 20, तो कितना आया? 1/2 ओम। तो इस तरीके से हम डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी अनुमेय परिपथ के लिए। और जितनी भी हमारे नॉन ओमिक सर्किट्स होते हैं उनके लिए वी आई ग्राफ कभी भी एक सीधी रेखा नहीं होती, और जितने भी ओमिक सर्किट्स होते हैं, जितने भी ओमेय परिपथ होते हैं, उनके लिए वी आई ग्राफ हमारी एक सीधी रेखा होती है। क्लियर है? और अगर सीधी रेखा है तो V/I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा गत्यात्मक प्रतिरोध। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की, वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, अब अगली हेडिंग डाल लो, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ। अगर कोई वायर है, अगर कोई तार है और हमने उसको बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जब जोड़ेंगे तो तार में आवेश प्रवाहित होगा। अब उस तार में आवेश प्रवाहन के लिए ऊर्जा कहाँ से आ रही है? बैटरी से। उसी ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी या वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप यही लिखोगे, जब किसी तार को बैटरी से जोड़ा जाता है, बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उसमें वैद्युत धारा बहने लगती है। तार में आवेश के प्रवाह के लिए, धारा बहने का मतलब क्या है? कि आवेश प्रवाहित हो रहा है, यही लिखोगे। तार में आवेश प्रवाह के लिए ऊर्जा बैटरी या फिर लिख सकते हो सेल द्वारा दी जाती है। जिसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, जिसे वैद्युत ऊर्जा या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई तार है और हमने उसको बैटरी से जोड़ दिया, कोई तार है, कोई वायर है, फॉर एग्जांपल ऐसे करके मान लो, ठीक है। अब हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, तो स्टूडेंट जब इसे बैटरी से जोड़ोगे तो बैटरी से जोड़ने पर मतलब क्या है कि इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, और इस आवेश के प्रवाहन के लिए ऊर्जा किससे ली जा रही है? इस बैटरी से ली जा रही है। तो जब किसी तार को हम बैटरी से जोड़ देते हैं
तो तार में धारा बहने लगती है और तार में आवेश के प्रवाह के लिए जो ऊर्जा ली जाती है वो बैटरी द्वारा ली जाती है, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट वैद्युत ऊर्जा। आगे लिखोगे, जब किसी तार के सिरों के बीच V वोल्ट विभवांतर लगाया जाता है तो उसमें I एम्पियर धारा बहने लगती है, बहने लगती है। यदि t सेकंड में Q आवेश तार में प्रवाहित हो रहा हो तो, ठीक है। अगर हमने जो तार ले रखा है, इस तार के सिरों के बीच जो हमने बैटरी लगाई है, उस बैटरी के द्वारा हमने V वोल्ट विभवांतर लगा दिया। कितना लगा दिया? तार के सिरों के बीच V वोल्ट विभवांतर लगा दिया। जब हमने इसमें V वोल्ट विभवांतर लगाया तो इसमें कितनी धारा बहने लगी? I एम्पियर धारा बहने लगी। I एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और हमने ये भी माना है कि t सेकेंड में जो Q आवेश तार में प्रवाहित हो रहा है, Q आवेश प्रवाहित हो रहा है कितने समय में? t सेकंड में, या Q कूलाम भी लिख सकते हो, Q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो आप सभी सूत्र जानते हो, Q बराबर I इंटू टी। तो हम यहाँ से प्रवाहित आवेश निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? I इंटू टी। आगे लिखोगे, Q आवेश को तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बैटरी द्वारा Q इंटू V जूल ऊर्जा दी जाती है। कितनी ऊर्जा? अगर हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जा रहे हैं किसको? Q आवेश को, तो बैटरी जो है स्टूडेंट वो कितनी ऊर्जा दे रही है? Q इंटू V जूल ऊर्जा देती है, ठीक है। बैटरी द्वारा Q इंटू V जूल कार्य करना पड़ रहा है या ऊर्जा दी जाती है? Q इंटू V जूल कार्य करना पड़ेगा। इतना आपको क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बैटरी द्वारा दी गई वैद्युत ऊर्जा, जो कार्य करना पड़ता है वही उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसलिए बैटरी द्वारा दी गई वैद्युत ऊर्जा या बैटरी द्वारा किया गया कार्य जैसे चाहते हो और वैसे निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक बार फिर समझते हैं कि अगर कोई तार है, हमने उसको बैटरी से जोड़ दिया, तो बैटरी से जोड़ने पर उसमें क्या प्रवाहित होगी? वैद्युत धारा। अब तार में आवेश प्रवाह के लिए जो ऊर्जा है वो बैटरी या सेल से दी जा रही है, जिसको हम नाम क्या दिया स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक एनर्जी या वैद्युत ऊर्जा। अगर कोई तार है, हमने उसके सिरों के बीच V वोल्ट विभवांतर लगा दिया, तो उसमें I एम्पियर धारा बहने लगती है। और हमने ये भी माना है कि t समय में उस चालक तार में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो Q बराबर हमने यहाँ पर एक सूत्र लिख दिया, I इंटू टी। अब इतने आवेश को अगर तार में हमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जाना है तो बैटरी द्वारा Q इंटू V जूल कार्य करना पड़ेगा। जो बैटरी है वो कितना कार्य कर रही है? Q इंटू V जूल कार्य कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि इतनी ऊर्जा बैटरी द्वारा ली जा रही है, कार्य करना पड़ेगा। इसलिए बैटरी द्वारा दी गई वैद्युत ऊर्जा, या फिर लिख सकते हो बैटरी द्वारा किया गया कार्य। तो W बराबर Q इंटू V, ये बैटरी द्वारा किया गया कार्य है। और यहाँ पर स्टूडेंट हम Q की जगह कितना लगाएंगे? IT इंटू V, या W बराबर VIT जूल, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया वैद्युत ऊर्जा W। अभी मैं दो इक्वेशंस और बनाऊंगा, मतलब दो कंडीशन इसमें और निकल के आएंगी। V बराबर I इंटू R, फिर I बराबर V अपॉन R। तो इस तरीके से हमारे तीन सूत्र बनेंगे, ठीक है। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर सकता हूँ इतना तो, ठीक है। मिटा दे इसको, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता, कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो आगे देखो कैसे कैसे फॉर्मेट चेंज करोगे। यहाँ लिखोगे, यदि चालक तार का प्रतिरोध
कैपिटल आर हो तो आप सभी जानते हो सूत्र V बराबर I इंटू आर। तो मैं यहाँ पर इस V को हटाऊंगा और इसकी जगह मैं I इंटू आर लगा दूंगा, इसलिए W बराबर I R इंटू आई टी या W बराबर I स्क्वायर आर टी जूल। एक बार स्टूडेंट इसी को चेंज करोगे, बट अगर मैं I बराबर लिखूँ तो I बराबर क्या सूत्र बन जाएगा V अपॉन आर। तो अब यही चीज़ आप वहाँ उठा के रखोगे, इसलिए W बराबर V इंटू आई की जगह क्या लगाओगे V अपॉन आर, तो V अपॉन आर इंटू टी, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर टी अपॉन आर जूल। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपके 3 सूत्र बन गए वैद्युत ऊर्जा के लिए। एक आपका ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, एक आपका ये रहा और एक आपका ये रहा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है आप सभी को। आगे लिखोगे यदि तार में, मैं आगे थोड़ा सा और आपको कर देता हूँ यहीं पर, इसको मिटा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, यदि तार में उत्पन्न ऊष्मा, इतने में देख लो, यदि तार में उत्पन्न ऊष्मा कैपिटल H हो तो स्टूडेंट देखो क्या होता है, पहले तो ये जान लो। आप सभी ने पढ़ा होगा एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जूल में कितने कैलोरी होंगे, तो एक जूल बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4.2, मतलब इसको आप इधर ले आओगे 4.2 कैलोरी, यही तो है। तो बस अगर आपको ऊष्मा को, मतलब इस ऊर्जा को और ऊष्मा परिवर्तित करना है तो बस ये सूत्र लगाते जाओ। इसलिए H बराबर तीनों सूत्र हैं VIT जूल है बटे 4.2 कैलोरी, बन गया सूत्र। फिर एक और सूत्र बनाओगे H बराबर I स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2 कैलोरी, मतलब 4.2 से आप डिवाइड कर दो, एक और सूत्र बन गया। फिर एक और आप यहाँ से बना दोगे H बराबर V स्क्वायर टी अपॉन 4.2 आर कैलोरी, बन गए हमारे सूत्र। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये तो वैद्युत ऊर्जा के लिए सूत्र हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स पर्पज से करा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल्स पर्पज से हैं, वैसे पूछा नहीं जाते टॉपिक, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अगली हेडिंग डालो फिर वैद्युत शक्ति। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं यार, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। वैद्युत शक्ति डाल लो। अब इसी तरीके से वहाँ पर भी सूत्र बना सकते हो आप, ठीक है। वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, तो यहां लिखोगे किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर वैद्युत शक्ति कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये डेफिनेशन हो जाएगी अगर आपसे कोई पूछता है कि वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई वैद्युत परिपथ है, तो उसमें वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर है, जो समय दर है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर या फिर वैद्युत शक्ति कहेंगे। तो यहाँ पर सूत्र भी बना सकते हो आप, P बराबर W अपॉन टी, यह आपका सूत्र बन जाएगा। मात्रक भी आप इसी से बना लोगे इसका। W का मात्रक क्या होता है जूल, और समय का मात्रक सेकंड, इसी को स्टूडेंट वाट कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पर W के आप तीनों जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले, वह लगा सकते हो, बट W बराबर VIT जूल था, यहाँ पर वैल्यू लगाओगे, इसलिए P बराबर VIT अपॉन T, ये वाट में चलेगा, बट इजिकल टू क्या आ गया VI वाट। और एक और था हमारा I स्क्वायर RT, तो यहाँ लिखोगे W बराबर एक और क्या था I स्क्वायर RT जूल, इसलिए P बराबर
I² RT अपॉन T वाट। T से T कैंसिल, क्या आ गया I² R वाट। एक और था स्टूडेंट आपका W बराबर V² T अपॉन R जूल, इसलिए P बराबर V² T अपॉन R इंटू T वाट। तो T से T कैंसिल, क्या आ गया V² अपॉन R वाट। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपके यहाँ पर 3 सूत्र ये और बन जाएंगे, ठीक है। ये शक्ति के पर्पज से होंगे, ये हमारे वैद्युत शक्ति के लिए सूत्र हैं तीनों के तीनों। एक मात्रक और इसका आप सभी याद रखोगे अश्व शक्ति, और एक अश्व शक्ति में जिसको हॉर्स पावर कहते हैं, ठीक है ना, HP। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है स्टूडेंट 746 वाट। आपको इसको भी याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में कभी कभी वो हॉर्स पावर ही दे देता है, ठीक है। तो वैद्युत शक्ति क्या है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया। इसका मात्रक क्या है, और यहाँ पर मैंने 3 फॉर्मूलाज लिखा दिए आप सभी को, 1 2 3 न्यूमेरिकल्स पर्पज से पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैंने इसको लिखा दिया है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। फिर आगे बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की, और इम्पोर्टेंट भी है, किलोवाट घंटा या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। और वीडियो तो अच्छी लगी रही होगी। इस वीडियो का लाइक का पर्पस कितना है, 1000, ठीक है। 1000 लाइक कम से कम आने चाहिए इस वीडियो को। अब डाल लो किलोवाट घंटा। या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। देखो जो यूनिटों की संख्या निकालते हैं, जो मीटर घर पे लगे होते हैं, वो इसी के द्वारा निकाला जाता है। इंग्लिश में इसको शॉर्ट फॉर्म में BTU भी कहा जाता है। तो यहां लिखोगे किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है, ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है। आगे लिखोगे 1 किलोवाट घंटा वह वैद्युत ऊर्जा है जो किसी परिपथ में, जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में शक्ति 1 किलोवाट हो। ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा है, मतलब 1 किलोवाट घंटा क्या है, तो 1 किलोवाट घंटा वह वैद्युत ऊर्जा है, वह इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो किसी सर्किट या जो किसी परिपथ में 1 घंटे में खर्च होगी, 1 घंटे में व्यय होगी। लेकिन बाउंडेशन क्या है कि उस सर्किट में, उस परिपथ में जो शक्ति होनी चाहिए स्टूडेंट, वो कितनी होनी चाहिए, 1 किलोवाट होनी चाहिए। तो अगर किसी परिपथ में 1 किलोवाट शक्ति है तो उस परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च होगी, जितनी ऊर्जा व्यय होगी, उसी को हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और करके दिखाता हूँ। 1 किलोवाट घंटा बराबर, देखो 1 किलोवाट में आपसे मैं पूछूं कितने वाट होते हैं, तो 1000 वाट होते हैं। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, तो 3600 सेकंड होती हैं। ठीक है, आगे क्या करोगे, इन वैल्यूज़ को पास पास ले आओ। तो 3600 में इसको अगर लिखूँ 3600 गुणा 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 वाट इंटू सेकेंड। अब अगर मैं पॉइंट 3 और 6 के बीच में लगा दूं, मतलब 3.6 कर दूं, तो 1 2 3 मतलब 3 पावर और बढ़ जाएंगी, गुणा 10 की पावर 3 वाट इंटू सेकेंड। और देखो वाट सेकेंड आप सभी जानते हो, अभी मैंने आपको लिखाया था P बराबर W/T। यहाँ पर क्या था, जूल प्रति सेकेंड, और ये P का मात्रा क्या होता है, वाट। तो अगर मैं जूल बराबर लिखूं तो जूल बराबर क्या लिखा जाएगा, वाट इंटू सेकेंड। तो वाट इंटू सेकेंड को स्टूडेंट हम यहाँ से हटा देंगे और क्या लगा देंगे, जूल। तो यहाँ लिखोगे आप सभी 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 पावर जोड़ दो, गुणा
10 की पावर 6 जूल, मतलब 1 किलोवाट घंटा में इतने जूल होते हैं। ये हमारा निष्कर्ष निकल के आ गया। और कभी कभी पूछ भी लेता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। आगे स्टूडेंट मैं यहाँ पर थोड़ा सा और लिख रहा हूँ। अगर कोई सर्किट है, यहाँ तक क्लियर सभी को। अब स्टूडेंट आगे लिखोगे, माना कि किसी वैद्युत परिपथ में V वोल्ट के विभवांतर पर I एम्पियर की धारा T घंटे तक प्रवाहित की जाती है। इसलिए T घंटे में व्यय ऊर्जा, ठीक है, उससे हटके है, ठीक है, वो तो हमारा क्लियर हो गया यहाँ तक टॉपिक। थोड़ा सा मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि अगर कोई वैद्युत परिपथ है और V वोल्ट के विभवांतर पर उसमें I एम्पियर की धारा, मतलब हमने जो वायर ले रखा है, फॉर एग्जांपल मानो उसमें हमने V वोल्ट का विभवांतर लगा दिया, तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I एम्पियर की। तो T घंटे तक हमने प्रवाहित की, इसलिए T घंटे में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, तो यहाँ लिखोगे W बराबर VI वाट गुणा T घंटे। अब आप बोलोगे सर ऐसे क्यों लिखा है, तो देखो स्टूडेंट आप सभी अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, W बराबर VIT जूल, और जूल को हम क्या लिख सकते हैं, वाट गुणा घंटे। क्या लिख सकते हैं, वाट गुणा घंटे। अगर मैं इस वाट को किलोवाट में बदलूँ, समझना, देखो 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। अगर मैं पूछूं कि 1 वाट में कितने किलोवाट होंगे, तो 1 वाट बराबर क्या आ गया, इस वैल्यू को इधर लेके आओगे, बट्टे में पहुंच जाएगी, तो 1/1000 किलोवाट, यही तो आएगा। तो बस आपको यहाँ पर यही करना है, VI वाट को किलोवाट में चेंज कर दो, तो 1/1 की जगह क्या आ जाएगा, VI/1000 किलोवाट गुणा T घंटे। क्लियर सभी को। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट जल्दी से, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा और रह गया हमारा टॉपिक, फिर ये समाप्त हो जाएगा। इसको मिटा दे, इधर साइड से मिटा दीजिए, ठीक है। अब आगे इसको लिखोगे, W बराबर क्या आ गया, VIT/1000 किलोवाट इंटू घंटे। अब सुन देखो, ये जो है ये वैल्यू, इसको हम हटाकर क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूनिटों की संख्या। अगर हमें यूनिटों की संख्या निकालनी है तो इसी सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। यूनिटों की संख्या बराबर V का मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू T की जगह क्या है, देखो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे, ठीक है। और बट्टे में हमारे क्या चल रहा है, 1000। एक तो आपका ये सूत्र बन जाएगा, वोल्ट इंटू एम्पियर। स्टूडेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं, VI को वाट, वोल्ट इंटू एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, वाट। तो वाट गुणा घंटे बट्टे 1000। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम यूनिटों की संख्या निकाल सकते हैं। हमारे 2 सूत्र हैं, अगर वोल्ट एम्पियर और घंटे दे रखे हैं तो आप इस सूत्र को लगाओगे, और वाट और घंटे दे रखे हैं तो आप इस सूत्र को लगाओगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट किलोवाट घंटा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा का सारा आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट को आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो चुकी है और आपको पसंद भी आई होगी। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना होता, कमेंट करके हमें जरूर बताना। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना कम से कम 1000, तब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।